स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का अर्थशास्त्र है ना, 9 क्लास का सोशल साइंस का अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर। इससे पहले और एक राजनीतिक विज्ञान स्टार्ट किए हैं ना, राजनीतिक शास्त्र स्टार्ट किए हैं, उसमें भी पहला चैप्टर हो गया, पहला चैप्टर उसका कंप्लीट हो गया है। आज अर्थशास्त्र का ये पहला चैप्टर देखते हैं। अच्छा रिस्पॉन्स आया तो पूरा सोशल साइंस पढ़ा देंगे, भूगोल इतिहास सब, इसलिए एक एक चैप्टर सबका भी करते रहे। उसके बाद फिर देखेंगे आप लोग का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा तो अगला चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं अर्थशास्त्र के ये पहला चैप्टर, पालमपुर गांव की कहानी। चलिए पालमपुर गांव पहुंचते हैं, वहाँ की एक कहानी दी हुई है, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कहानी है। तो हमको लगता है हम हट जाते हैं, हमसे क्या मतलब है, मेरा शकल से कोई मतलब नहीं, इसलिए हम हटा दे रहे हैं अपना शकल, बढ़िया समझने का प्रयास कीजिए, समझाएंगे ना। हाँ, डिस्टर्ब जो होता है उससे। चलिए अवलोकन, इस कहानी को थोड़ा सा अवलोकन कर लेते क्या है। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है। ये जो कहानी है इसका संबंध, इसका जो है उद्देश्य वो है उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों का परिचय। उत्पादन से संबंधित कोई चीज़, धान उनका जो खेती उत्पादन कोई भी चीज़ का है तो उससे संबंधित कुछ मूल विचारों को साझा करना, बताना, ये मेन कहानी का उद्देश्य है। और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। और ये जो एक समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ये संबंधित कुछ मूल्यों, उत्पादन के संबंधित जो मूल्य है उससे परिचय कराया जा रहा है एक गांव की कहानी के माध्यम से, जो कि एक काल्पनिक गांव है ना, वास्तविक गांव नहीं है, एक काल्पनिक गांव है। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। देखिए पालमपुर गांव जो है उसका जो मुख्य व्यवसाय है, मुख्य कार्य है उन गांव के लोगों का खेती है ना। उसके साथ साथ कुछ छोटे मोटे काम होते हैं, लघु स्तरीय विनिर्माण, कुछ निर्माण का कार्य हो गया, या डेयरी हो गया, या परिवहन का काम, तो थोड़ा बहुत ये सब काम भी होता है, लेकिन ज़्यादातर खेती होता है ना। तो अक्सर गांव में यही होता है कि खेती ही मेन उसका जीविका चलाने के लिए होता है। लेकिन कोई कोई लोग कुछ है जो थोड़ा बहुत कुछ बिजनेस भी कर लेते, छोटा मोटा, ऐसा नहीं कि सब खेते में रहे, है ना। ये गाड़ी उड़ी रहता है तो परिवहन का काम कर लेते हैं, 2 गाड़ी लेके, है ना। डेयरी दूध का काम कर लेते हैं, या कोई घर और बनाने का मिस्त्री उस्त्री बन जाते हैं, यानी निर्माण कार्य करते हैं। तो इस तरह का ये पालमपुर गांव भी है ना, यानी एकदम अपने गांव जैसा लग रहा है। चलिए ठीक लगेगा पढ़ने में। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो कोई भी चीज़ उत्पादन है तो उसके लिए तो संसाधन की आवश्यकता होगी, है ना। यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। तो वो सब संसाधन क्या है, तो बहुत सारे प्रकार प्राकृतिक संसाधन की भी ज़रूरत है, हवा पानी ये सब है। मानव निर्मित वस्तु को भी की भी ज़रूरत पड़ती है कोई भी काम के लिए। और मानव प्रयास सबसे बड़ी चीज़ है, प्रयास करना। मुद्रा फिर हो गया, मुद्रा माने पैसा की ज़रूरत। ठीक है, पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संस्थान किस प्रकार समायोजित होते हैं। ठीक है, तो ये पालमपुर के गांव के कहानी से हम ये सब को समझेंगे। तो चलिए परिचय में आते हैं। पालमपुर आस पड़ोस के गाँव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गाँव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पालमपुर पूरा आसपास के गांव से एकदम जुटा हुआ है ना, ऐसा नहीं कि कोई एकदम फेकाल जंगल में, बीच जंगल में एक गांव होता है, इस तरह का नहीं है। आसपास के बहुत सारे गांव से मिले हुए हैं, जिसमें से एक बड़ा गांव रायगंज है ना, जो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। तो यहाँ का जो सड़क है वो इसके रायगंज से और पालमपुर का सड़क जो है रायगंज से जोड़ते हैं, और
एक है शाहपुर, है ना। वो बोल रहे प्रत्येक मौसम में यानी अच्छा रोड होगा, इसलिए हर मौसम में वहाँ का रोड चालू रहता है ना। और नहीं तो बहुत सारा ऐसा होता है जो कि ठंडा और गर्मी में भर रोड काम करता है, बाकी बरसात में वो ख़त्म रोड, है ना। जैसे बहुत को होता है कि खेते खेते जाना रहता है एक गांव से दूसरे गांव, तो बरसात में तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बढ़िया से लिख दिया है, मतलब कहते हैं ना फोर के कह दे रहे हैं, वैसे ही फोर के लिख दिया है कि प्रत्येक मौसम में यहाँ आना जाना कर सकते हैं 2 गांव से, है ना। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। तो इस आगे बोल रहा है बैलगाड़ी उड़ी से लेकर के जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ये सब भी देखा जा सकता है, मतलब चलता है यहाँ पे, है ना। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। 450 परिवार है इस गांव में। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। तो बोल रहा है अधिकांश जो गांव का जो ज़मीन है उसका स्वामी जो है उच्च जाति के, ऊंचे जाति के लोग, मतलब 80 परिवार है, मतलब 450 परिवार वहाँ रहता है। उसमें से 80 परिवार ऐसे हैं जो थोड़ा उच्च जाति के हैं और अधिकांश भूमि, ज़्यादातर ज़मीन जो है उन्हीं लोग का है, ठीक है। और इन लोग का घर मकान भी बहुत बढ़िया है, ईंट सीमेंट का बना हुआ। अनुसूचित जाति जिसको दलित कहते हैं कि लोगों की संख्या गांव की कुल संख्या का 1/3 है और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। तो इसमें बोल रहा है अनुसूचित जनजाति भी है 1/3, यानी 3 भाग करें तो 1 भाग अनुसूचित जनजाति का है, दलित लोगों का है। और वो लोग गांव का एक कोना में, एक हिस्सा में छोटे छोटे घरों को बना करके, छोटे छोटे घास फूस मिट्टी का घर बना करके रहते हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलाते हैं। तो उस गांव में अधिकांश घरों में बिजली की भी सुविधा है और नलकूप जो मशीन जो बिजली की सहायता से ही चलाते हैं खेती के लिए ना। और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है, मतलब बिजली का उपयोग जहाँ तक संभव है अलग अलग कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। उस गांव में एगो प्राथमिक विद्यालय भी है, प्राथमिक यानी 6ठा तक वाला 2 विद्यालय है ना, और 1 हाई स्कूल भी है जहाँ तक मैट्रिक होता है। गांव में एक राज्य की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार है। तो मतलब वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र भी है, एक सरकारी भी एक निजी भी, जहाँ पे बीमारियों का इलाज होता है रोगियों का। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों के पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गाँव में उपलब्ध सुविधा से कीजिए। तो बोल रहा है यहाँ पे अभी तक जो देखे उसमें पता चल रहा है कि पालमपुर में लगभग ठीक ठाक है सब, है ना। सड़क, परिवहन सब कुछ है, साधन है, बिजली का साधन है, सिंचाई है, स्कूल है, स्वास्थ्य केंद्र है, मतलब लगभग विकसित सब पर्याप्त मात्रा में है, जितना की ज़रूरत होती है, ठीक है, जितना से काम चल सके। अब बोला है कि आप अपने आसपास के गाँव को देखिए और इससे तुलना कीजिए कि क्या ये सब आपके गाँव में है। तो हमारा गाँव का जहाँ तक बात है तो परिवहन साधन है, बिजली है, सिंचाई है, स्कूल भी है, स्वास्थ्य केंद्र, सब कुछ है ना। चलिए तो इस तुलना कर लीजिएगा अपने गाँव से। आगे बढ़ते हैं तो एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताइए। तो ये एक पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव लिया गया है, लेकिन ये गांव जो है बोल रहा है हर गांव, बहुत सारे गांव के उत्पादन संबंधी बहुत सारे गतिविधियों को ये बताएंगे। यानी ये जो गांव, भले गांव काल्पनिक है लेकिन यहाँ जो बताया जा रहा है वो चीज़ हर गांव में मतलब होता है या होना चाहिए, इस तरह से यहाँ पे बताया जाएगा। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि यानी खेती करना है, ज़्यादातर गांव में होता है भारत में। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। तो देखिए ज़्यादातर लोग तो खेती बाड़ी करते हैं, है ना, और कुछ है इससे हट के काम जिन्हें बोलते हैं गैर कृषि कार्य, है ना, मैंने कृषि से हट के उसमें हो गया लघु विनिर्माण यानी कुछ घर उर बनाने का काम, परिवहन का काम, मैंने वही गाड़ी उड़ी ले लिए और
परिवहन का काम कर रहे हैं, सामान उमान इधर उधर ढोने या पैसेंजर ढोने का काम, तो ये परिवहन का काम हो गया। और दुकानदारी करते हैं, है ना, तो ये सब छोटा मोटा काम गाँव में चलता है, होता है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं उत्पादन के संगठन। उत्पादन का संगठन पहले जो समझते हैं, बढ़िया से उत्पादन को समझते हैं, उसके बाद आगे और कार्यों पर चर्चा होगी। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। देखिए, उत्पादन का मतलब वस्तु और सेवाओं को उत्पादित करना, उत्पन्न करना, वस्तु या कुछ सेवा, है ना। ऐसा नहीं कि उत्पादन माने खाली खेती कर रहे हैं, उससे जो दाल चावल निकल रहा है वही उत्पादन है। उत्पादन माने कोनो भी चीज़ का उत्पादन हो सकता है ना, कोई चीज़ बना रहे हैं या कुछ सेवा दे रहे हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, एक प्रकार का सेवा दे रहे हैं, तो ये भी एक उत्पादन के श्रेणी में आ सकता है। कोई डॉक्टर है, इलाज कर रहा है ना, तो ये अपना सेवा दे रहा है, ठीक, तो ये सब उत्पादन में आ सकती है। तो उत्पादन के लिए देखिए बोल रहा है कि 4 चीज़, कोई भी चीज़ का उत्पादन के लिए हमको 4 चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला आवश्यकता है भूमि, ज़मीन। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बैठ कर पढ़ा रहे हैं ना, एक रूम है जैसे पढ़ा पाते हैं, तो ज़मीन चाहिए। अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल चाहिए, पानी, वन, खनिज, ये सब चीज़ एकदम आवश्यक है। पहला तो ज़मीन सबसे ज़्यादा, पानी, ज़मीन है पानी नहीं है तो उत्पादन, कोई भी चीज़ का उत्पादन हो, पानी की ज़रूरत पड़ती है, वन की ज़रूरत पड़ती है चीज़ों को, और प्राकृतिक संसाधन ये सब है ना। ये वन से बहुत सारा चीज़ बनता है ना, वो ऐसा नहीं कि जंगल रहेगा तबे कोनो उत्पादन होगा, ऐसा बात नहीं। लेकिन जंगल से जो चीज़ मिलता है उससे बहुत सारे चीज़ का उत्पादन होता है। दवा हुआ हो गया, लकड़ी, मेज़, टेबल, कुर्सी सब बनता है ना, तो वो हो गया। खनिज हो गया, खनिज से उत्पादन, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, ये सब है ना, तो ये सब आवश्यक है। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। तो पहला आवश्यकता क्या, भूमि। देखें, भूमि के अंदर ही प्राकृतिक संसाधन भी है, जल, वन, खनिज, ये सब प्राकृतिक संसाधन, तो ये एक ही है ना, भूमि के अंदर ही आएगा। दूसरा आवश्यकता बोल रहा है श्रम। श्रम अर्थात क्या, लोग काम करेंगे, जो लोग काम करेंगे, है ना। श्रम यानी श्रमिक, मजदूर चाहिए, बिना मजदूर का कहाँ से कुछ काम उत्पादन होगा, है ना। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तो देखिए, बहुत सारा ऐसा काम है जिसके लिए पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे की इंजीनियर, डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है। और बहुत सारा ऐसा काम है जिसमें शारीरिक कार्य करना होता है, शारीरिक मजबूती होनी चाहिए, पढ़ लिखल से कोनो जरूरी नहीं है ना। तो दोनों आवश्यक है, ऐसा नहीं कि खाली मतलब जो पढ़ लिख के अच्छा अच्छा पोस्ट में वही वर्ग सही काम कर रहा है, मजदूर सब नहीं कर रहा है। देखिए, हर कोई की आवश्यकता है, सबका वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी बड़ा से बड़ा मालिक है फैक्ट्री का या किसी भी चीज़ का बड़ा बड़ा व्यवसाय है, तो वो व्यवसाय क्यों बना है, किसके दम पर बना है, तो एक मजदूर के दम पर बना है। वो जिस बड़े बड़े फ्लैट में जो रहता है, उस फ्लैट को बनाने वाला कौन है, एक मजदूर है। तो इसलिए हर इंसान की कदर करनी चाहिए, चाहे वो छोटे मजदूर हो या बड़ा बिजनेसमैन हो, है ना। ऐसा नहीं कि बिजनेसमैन बन गया तो खाली बिजनेसमैन रहेगा, तो बिजनेसमैन का ज़रूरत है वही लोग का खाली ये है। हर इंसान की ज़रूरत हर चीज़ की है, खाली इंसान में। प्रकृति में जो चीज़ बनाया है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, हर चीज़ का एक अलग वैल्यू है अपना, है ना। हर अपनी जगह में सभी अनमोल है, इसलिए सभी का सम्मान होनी चाहिए। यहाँ पे एक सीख थोड़ा सा लेते चलिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि कोई मजदूर है तो उसको फूटी नज़र से देखें और उसको मतलब ज़रूरत से ज़्यादा काम करवाए, तो ये सब नहीं होनी चाहिए, है ना। एक मजदूर भी उतनी ही मजदूर की भी उतनी ही ज़रूरत है जितना एक डॉक्टर और इंजीनियर की ज़रूरत है, बल्कि उससे ज़्यादा, है ना। तो क्योंकि डॉक्टर भी या इंजीनियर भी जिस मकान को बनाने के लिए वो इंजीनियरिंग किया है, वो ईंट लाद के इंजीनियर थोड़ी उसको बनाता है। ईंट ढो करके, मिट्टी ढो करके, बालू सीमेंट दे करके मजदूर ही उसको बनाते हैं, है ना। तो हर तबका के लोग की ज़रूरत है,
तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी। तीसरा आवश्यकता बोल रहे भौतिक पूंजी होना चाहिए। कोई भी कार्य करने के लिए आपके पास पूंजी होनी चाहिए, सही बात है। अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत लिखल है, लागत है ना। तो उत्पादन कोई भी चीज़ का कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे चीज स्तर पर बहुत सारे लागत लगती है, तो वो सब लागत के लिए पूंजी का हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन से मद्दे आती है? तो भौतिक पूंजी के अंदर क्या क्या आता है उसको देखते हैं। भौतिक पूंजी मतलब खाली पैसे नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ आएगा, उसको देखते हैं। देखिए, पहला चीज़ औजार, मशीन, भवन है, ये सब होनी चाहिए। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर के परिष्कृत मशीनों जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें अस्थायी पूंजी कहते हैं। देखिए, एक अस्थायी पूंजी होता है। पूंजी बहुत सारे तरह का होते हैं, अभी देखेंगे। एक देखिए, पहला अस्थायी पूंजी। अस्थायी पूंजी वैसे पूंजी को कहते हैं जिसका जो है टाइम पीरियड ज़्यादा है, ज़्यादा समय तक रहता है। जैसे कुछ औजार लेते हैं, जैसे किसान, छोटे एक किसान है तो उसको हल की ज़रूरत है, तो वहाँ से लेकर के बड़े बड़े जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर, जो बड़े बड़े औजार हैं, ये सब है ना। तो ये सभी औजार या मशीन जिसको कह सकते हैं, या भवन, ये सब औजार, मशीन, भवन, ये सबको अस्थायी पूंजी कहते हैं। क्योंकि ये कई वर्षों तक रहता है। ठीक है, जैसे घर बना लिए तो ऐसा नहीं कि एक महीना में घर बनाते रहना है। एक बार बढ़िया से बना लिए कई वर्ष तक रह जाएगा। या बड़ा बड़ा मशीन सब हो गया, जैसे जनरेटर ले लिए, टरबाइन ले लिए, कंप्यूटर ले लिए, तो ये ऐसा थोड़ी एक दिन में लेना पड़ेगा। एक बार ले लिए, सालों साल तक, बहुत साल तक रहता है, काम आता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको अस्थायी पूंजी कहते हैं। माने एक बार पूंजी लगाओ तो 10 साल 20 साल के लिए आपको काम आ जाए। ठीक है, अब दूसरा पूंजी में आता है कच्चा माल और नगद मुद्रा। कच्चा माल यानी जिससे कोई चीज़ को हम बना रहे हैं, और नगद मुद्रा यानी नगद पैसा, है ना। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूती और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। तो बहुत सारे कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। जैसे बुनकर अगर कपड़ा उड़ा बुन रहा है तो उसके लिए कच्चे पदार्थ के रूप में सूती चाहिए। कुम्हार घड़ा बना रहा है तो उसको मिट्टी चाहिए, है। अन्य कोई और तरह का वस्तु बन रहा है तो उसमें अलग तरह के चाहिए, है ना। जैसे इस्पात सब बन रहा है तो लोहा चाहिए, इस्पात चाहिए। प्लास्टिक का कोई सामान बन रहा है तो प्लास्टिक चाहिए। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसे को कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो ये उत्पादन के दौरान ये हमेशा मतलब लगते रहता है। ऐसे नहीं कि कच्चा पदार्थ एक बार ले लिए तो हमेशा कच्चा पदार्थ एक बार लिए, उससे फिर कोई चीज़ सामान बना वो चला गया, फिर लेंगे, फिर उससे बनाएंगे, फिर जाएगा। तो हर समय लेंगे, हर समय पैसा लगेगा, हर समय बिकेगा, पैसा कमाएंगे, फिर लगेगा, फिर कमाएंगे, फिर लगेगा, है ना। यानी ये क्या है, कार्यशील पूंजी है। कार्य चलते रहेगा, पूंजी लगते रहेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं कार्यशील पूंजी, है ना। काम लगातार चलने के लिए पूंजी की आवश्यकता है। और अस्थायी पूंजी था कि एक बार ले लिए, जमीन ले लिए, भवन बना लिए, मशीन ले लिए, अब उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, अब वो हो गया परमानेंट। लेकिन ये जो कार्यशील पूंजी है वो लगातार आते रहेगा, कच्चा माल के रूप में, है ना, या मजदूरी देते हैं उसके रूप में। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। तो ये उत्पादन क्रिया के दौरान ये समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मशीन, औजार, भवन जो है उसके जैसा ये भी परमानेंट रहेगा, नहीं। इसको हमेशा लेना होगा, हमेशा इसको फिर बेचना होगा। आगे एक चौथी आवश्यकता भी होती है आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे बड़ी आवश्यकता देखिए तो ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता। इस सब चीज़ों को जुगाड़ करने के लिए, चीज़ों को बनाने के लिए, इतना लोगों को जोड़ने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, श्रम, मजदूरों को जमा करने के लिए भौतिक पूंजी, तो ये सब इकट्ठा करना, यानी कोई एक फैक्ट्री खोल रहा है, कोई एक बिजनेस कर रहे हैं, तो इतना आसान थोड़ी है। उसके लिए एक ज्ञान की होनी जरूरी है, ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है। नहीं तो सब लोग ने वही सब करता है ना, सब व्यापारी रहता है या सब फैक्ट्री मालिक रहता है, मजदूर कौन रहता है ना, तो इसको लिए थोड़ी ज्ञान की ज़रूरत है। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। यहाँ पर खोज रहे थे मिलियन
मानव पूंजी कहा जाता है, यानी मानव पूंजी होनी चाहिए। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन अगला अध्याय करेंगे, यानी अगला पार्ट में इसको और डिटेल से जानेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल यहाँ पे आगे देखते हैं। चित्र में बोला है प्रयुक्त भूमि, श्रम और अस्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। देखिए भूमि, अस्थायी पूंजी क्या क्या इसकी पहचान करना है, कपड़ा बुनने वाला है, ठीक है। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिसे उत्पादन का कारक कहा जाता है। उत्पादन का कारक है ये सब, है ना, यानी कोई भी चीज़ का उत्पादन के लिए सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे, ठीक है। तो पालमपुर गाँव की कहानी को पढ़ने से पहले बोल रहा है कि हम ये जो प्राथमिक जो उत्पादन के प्रथम 3 कारक है, वो 3 कारकों और अधिक सीखेंगे 3 कारकों में, है ना। और यहाँ पे जो भौतिक पूंजी है उसको शॉर्ट में पूंजी कहेंगे। पूंजी मतलब ही समझना, भौतिक पूंजी, है ना, जो कि 3 तरह का होता है। तो पालमपुर में खेती, भूमि स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वाले में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों की हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा होता है हुआ है। तो बोल रहा है 75% लोग उस गांव में खेती से ही डिपेंड करता है, खेती बाड़ी करते हैं, चाहे तो वो अपना फसल उगाते हैं या मजदूरी करते खेत में, है ना। लेकिन याद रखिए कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। इसमें एक कठिनाई है कि इसका जो क्षेत्र होता है स्थिर होता है। भूमि प्रयुक्त भूमि क्षेत्र यानी जहाँ पे खेती कर रहे हैं वो तो स्थिर होता है ना, बढ़ नहीं सकता है। पालमपुर में वर्ष 1960 में से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। तो 1960 से आज तक जितना भूमि है उतने हैं, उसकी जो खेतीहर भूमि है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है, बोल रहा है। तो खेती देखिए ज़मीन जो है खेती के लिए बढ़ोतरी होने का बहुत कम है चांस है। अब घटेगा, घर उर बनेगा, सड़क उड़ेगा और कम होगा, लेकिन खेतीहर ज़मीन अब जो है कहिएगा बढ़ेगा तो ये इम्पॉसिबल है ना, नहीं बढ़ सकता है। तो ये एक समस्या है कि मतलब अगर आदमी चाह के भी ज़्यादा सोचेगा, जैसे कोई दूसरा चीज़ का उत्पादन कर रहा है तो फैक्ट्री एक तो है, 2 फैक्ट्री कर लेगा, 4 कर लेगा, लेकिन ज़मीन इतना आसान नहीं है। ज़मीन को तो नहीं बढ़ा सकता है, उसके लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और उतना कीमत एक किसान के बस में नहीं है, है ना। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो उसी समय जितना भी बंजर जमीन था वो सब बहुत सारे बंजर जमीन को खेती योग्य बना लिया गया। अब उसको और बढ़ाने के प्रयास करना संभव नहीं है ना, मतलब और खेती लायक ज़मीन बनाना संभव नहीं है, क्योंकि जितना बंजर जमीन था वो सब भी बन चुका है ना। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। यद्यपि गांव में भूमि का मापन बीघा, गुंठा आदि जैसे क्षेत्र इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर मैदान की क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? तो 1 हेक्टेयर इसका मानक मात्रक है ज़मीन नापने का, है ना। हेक्टेयर मतलब होता है 100 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, यानी 100 मीटर स्क्वायर को 1 हेक्टेयर कहते हैं। खैर गाँव में बीघा भी कहते हैं, गुंठा, इस तरह से नापा कहा जाता है ज़मीन नापना, है ना। चलिए तो ये सब अलग बात था। कहाँ हाँ, इसके बाद ये है दूसरा पॉइंट देखते हैं, मतलब ज़मीन नहीं बढ़ सकता, एक पहला चीज़ देखें। दूसरा देखिए क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? देखिए ज़मीन तो बढ़ नहीं सकता है भाई, तो उसी ज़मीन से ज़्यादा पैदावार करे उसका कोई तरीका अपनाना होगा। तो हाँ, यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गाँव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और सितंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में रबी फसल यानी गेहूं उगाया जाता है।
उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज के मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसके वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। तो बोल रहा है कि जो गांव है पालापुर, उसमें कभी भी ज़मीन खाली नहीं रहता, हमेशा खेती उसमें किया जाता है ना, हमेशा उसमें फसल उगाई जाती है। अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती है। ठीक है, पूरा भूमि खेतों से भरा होता है, फसलों से। ओके, क्या है, हाँ, पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें पैदा कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। तो सिंचाई की भी वहाँ पे अच्छा व्यवस्था है, इसलिए एक साल में वो लोग 3 अलग अलग तरह के, तीनों मौसम में 3 अलग अलग फसलें उगा लेते हैं। ठीक है, पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों में सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्द ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। तो देखिए धीरे धीरे वहाँ पे बिजली बोल रहा है बहुत जल्दी आ गया था, है ना, इसलिए वहाँ के लोग जो सिंचाई के लिए जो रहट का प्रयोग करते थे, यानी कुआं से पानी खींच करके और अलग अलग तरीके से पटा करते थे, सिंचाई करते थे, वो ख़त्म हो गया। जब उसमें बिजली आ गया तो नलकूप द्वारा, मशीन द्वारा वहाँ पे सिंचाई की जाने लगी, है ना। तो कुछ कुछ मशीन जो है नलकूप शुरू सरकार लगवाया, उसके बाद फिर लोगों ने, किसानों ने अपना निजी यानी अपने पर्सनल नलकूप लगा करके भी, मशीन लगा करके भी और सिंचाई करने लगे, है ना। और ऐसे देखते देखते 1970 तक, 60 से बात शुरू हुआ है, 70 तक होते होते 200 हेक्टेयर की पूरी जुती हुई क्षेत्र की सिंचाई होने लगी, यानी जितना उसमें ज़मीन था 200 हेक्टेयर सभी का सिंचाई होने लगा है मशीन द्वारा, है ना। सिंचाई करना आसान हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है हाईलाइटेड। भारत में सभी गांवों को ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश के तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों में जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से अधिक कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है। हाँ, तो ये सही बात है, हर जगह पे ये सुविधा नहीं होता है, हर जगह ये नलकूप की सुविधा या सिंचाई की सुविधा नहीं हो पाती है, जिसके कारण आज फसल या कृषि नहीं हो पा रहा है। ये बोल रहे 40% से अधिक जो है कृषि सिंचाई नहीं होती है वहाँ पे, है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है 40% से अधिक खेतों पर, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे खेती सिर्फ वर्षा पर निर्भर है, माने बारिश की पानी पर ही खेती निर्भर है। बाकी ठंडा और गर्मी के दिन में चाहेंगे खेती करना तो पॉसिबल नहीं है ना। जैसे गांव में भी हम लोग के गांव वही हाल है, ऐसे अब खेती करना भी नहीं चाहते, इधर सब छोड़ छाड़ दिया है। हम लोग भी जैसे खेत उत है उसमें बरसात में खाली खेती धान का होता है, बाकी बात कुछ कुछ है जिसमें ठंडा और बरसात में होता है, गर्मी में नहीं हो पाता है पानी की कमी के कारण, है ना। तो सिंचाई की कमी के कारण बहुत सारे ज़मीन जो है फसल, जहाँ बहुत सारे ज़मीन में खेती नहीं हो पाती है। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने को, फिर से वहीं पहुँच गए, किधर, इधर पढ़ना था। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। एक साल में ही कि कोई भूमि है इसमें एक से अधिक फसल उगा दे तो उसको बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। जैसे हम लोग भी बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। जैसे साग छीट दिए कोनो गांधारी साग चाहे पालक साग, साग निकलने से पहले उसमें गोभी रोप दिए, गोभी के थोड़ा बड़ा होते होते साग को उखाड़ के बेच दिए, या धनिया लगा देते, धनिया को उखाड़ के बेच दिया, फिर गोभी हो गया। मान एक के साथ दो किस्म का फसल हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, बहुविध फसल प्रणाली। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 प्रमुख फसल पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से 3 फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं, तीसरी फसल के रूप में। तो बोला पालमपुर में 2 फसल तो ज़रूर उगाते थे, लेकिन अब 3-3 फसल वहाँ पर उगाया जा रहा है। बहुविध फसल माने एक साल में 3 किस्म का
फसल उगाया जा रहा है। हम लोग एक साल में कहाँ बात नहीं किए थे, हम तो 2 से 3 महीना में 3 किस्म का फसल एक एक ज़मीन से उगा लेते हैं। धनिया करके धनिया भी निकल गया और उसी में गोभी हो गया या कोनो और टमाटर वमाटर कोनो में हो गया। अब बीच बीच में कहीं कहीं पर लौर भी दे देते हैं, जैसे लौआ हो गया, लौर झींगे घोंघरा वो भी हो गया, बीनून वो भी ऊपर हो गया, लौर वाला समझ झाँक दे कर। तो हम भी किसाने हैं तो बढ़िया लग रहा है। तो ये समझ में आ रहा है, 15-20 3 फसल वो लोग करने लगा। उसके बाद अरे साला किधर किधर हो जाता है, चर्चा करने बोल रहा काच बाप रे बाप का चर्चा करे, चल चर्चा होते रहे। हाँ ये कुछ टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, समझते हैं का मिलियन हेक्टेयर, ये जुताई उताई कितना हो सकता है हुआ वो सब दिया हुआ है। हमको आगे कहाँ से पढ़ना है समझ में ना आ रहा है, यहाँ पर है पैदावार कितना हुआ ये सब का ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है। इधर हम समझते हैं, कुछ छोड़िए। आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं कि आप अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर सारणी बनाइए। अपने क्षेत्र में क्या क्या फसल होता है उसको बोल रहे हैं यहाँ पे इस सारणी में भरने के लिए। इसमें फसल का नाम जैसे गोभी किस माह में बोया जाता है, तो अभी इसके बाद जुलाई में है ना हम लोग बोएंगे। कटाई कब होगा, तो जुलाई कितना महीना लगता है, जुलाई अगस्त सितंबर में। सिंचाई का साधन कहाँ है, तो सिंचाई का साधन हम लोग का कोनो है ही नहीं, कुआं है। तो इस तरह से देखना है ना, अलग अलग फसल का नाम लिखना है टेबल में। आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़ों से उत्पादन बढ़ाने के लिए एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है, दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। उपज को भूमि के किसी टुकड़ों में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में पाया जाता है। 1690 के दशक मध्य तक खेती के पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। तो पहले का बोल रहा है, पहले खेत में बीज मिलता था, पारंपरिक बीज जो जिसमें उपज कम होता है लेकिन उसमें कम पानी की आवश्यकता होती थी, और खाद भी मिल ही जाता था, गोबर खाद या घरेलू खाद का उपयोग करते थे। वैसा केमिकल तो पहले था नहीं, वैसा है ना यूरिया DAP उतना, तो घरेलू खाद का प्रयोग होता है। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीज HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। तो 1960 में जब हरित क्रांति हुआ तो उसके बाद फिर अलग तरह के बीज और गेहूं और चावल का बीज दे करके और किसानों को तो सिखाया गया, उसमें खेती करने का अलग तरह का बीज हुआ, यानी हाइब्रिड बीज द्वारा। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों का अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव था। तो जो बीज मतलब धीरे धीरे क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया सब, है ना। तो उसमें क्या हो गया, अपेक्षा के बहुत ज़्यादा फसल उगता था, कम में है उगता है, कम के अपेक्षा। माने पहले जैसे धान का ही देखते थे, पहले बीड़ा जब करते थे तो 2-3 बोरा को करते थे, अब 1 किलो करते हैं जब यार, वही 1 किलो से कितना धान हो जाता है ना। तो कहने का मतलब अब बीज कम लग रहा है, मतलब पौधा कम और कम पौधा में ही ज़्यादा अनाज पैदा हो जा रही है, ठीक है। तो हाइब्रिड के कारण, तो उससे देखिए क्या चीज़ हो रहा है, हाइब्रिड
हो रहा है, उपज ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें क्या लगता है, रासायनिक खाद ज़्यादा लगता है, पानी ज़्यादा लगता है और कीटनाशक यानी दवा हुआ का ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता है इसमें, है ना। और वो जो पहले का जो पारंपरिक बीज था उसमें ज़्यादा थोड़ा पानी का भी कमी होता था, बचत होती थी, यानी सिंचाई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ता था और ज़्यादा वैसा हार्ड कोई रासायनिक खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ता था, गोबर उबर से ही हो जाता था। लेकिन अब जो हाइब्रिड बीज आया है उसमें अधिक से अधिक सिंचाई भी चाहिए, पानी भी चाहिए, खाद भी चाहिए, एकदम डेंजर का नामू है, यूरिया, डीएपी, फास्फोरस, पोटास का अजीब है ना, और ज़्यादा और क्या क्या खाद आ गया है ना। और दवा भी पूरा हॉस्पिटल में जैसा दवा रहता है वैसा अब बीज का भी, फसल के लिए भी अलग अलग बहुत सारा किस्म का दवा आ गया है ना। तो ये दवा सबका प्रयोग होने लगा है ना। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों को सबसे पहले प्रयोग किया और सबसे पहले ये जो खेती का आधुनिक तरीका को अपनाया पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसलिए आज भी किसान की बात करें तो दिमाग वहीं जाता है, पंजाब हरियाणा में। क्या कि वाकई में किसान अगर कहा जाए तो वहाँ है ना ओरिजिनल किसान, हेवी किसान, बड़ा किसान। यहाँ हम लोग तो झारखंड में कोनो नहीं, छोटा एक पौवा ज़मीन को करते हैं, अपना 3 वक्त का खाली पेट भर जाता है, बस वही खेती होता है। मेन खेती होता है उधर हरियाणा, पंजाब में और उत्तर प्रदेश को कुछ भाग में। इन क्षेत्रों में किसानों की खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYB बीजों, रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। उसमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने की मशीन खरीदी जिसने जुताई और कटाई का काम तेजी कर दिया। उन्हें इनसे गेहूं का ज़्यादा प्रभाव हुआ, यानी कि पैदावार हुआ, यानी कि कृषि का जितना भी उन्नत तरीका वो सब को लोग अपनाते गए हैं ना। बीज, अच्छा बीज लेना, रासायनिक खाद का उपयोग करना, रासायनिक खाद उर्वरक का उपयोग करना, कीटनाशक यानी दवाई का प्रयोग करना, ट्रैक्टर, फसल काटने का मशीन, फसल लगाने का मशीन, सब कुछ मतलब जुताई कटाई सब कुछ मशीन से करने लगे है ना। पालमपुर में पारंपरिक बीजों से गेहूं का उपज 1300 किलोमीटर प्रति हेक्टर थी, किलोग्राम पर 1300 किलोग्राम। HYB बीजों से उपज हो गया 3200। अब देखिए कितना फर्क हो गया, कहाँ चल गया रे भाई। कितना फर्क हो गया देखिए। 1 हेक्टेयर में पालमपुर में बोल रहे हैं बीज, जो परंपरागत बीज यानी वो जो देहाती बीज था उससे 1300 किलोग्राम 1300 kg होता था 1 हेक्टेयर में उपज पैदावार, और अब होता है 3200। ये वाला बीज हाइब्रिड वाला 3200, 2 गुना 3 गुना लगभग है ना। हाँ, गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए अब अधिशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा थी, मैंने बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ ये सब हाइब्रिडीकरण जो हुआ उससे है ना। अच्छा आगे देखते हैं कहाँ अब देखिए तीसरा पॉइंट में आते हैं। तो क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन, अतः इसकी सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती में आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संपदा आधार का अति उपयोग किया है। उनके क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों में सिंचाई के कारण भूमि जल सतह प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरकता और भौम जल जैसी पर्यावरण संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। तो बोला देखिए ये सब तो ठीक है, कृषि अब देखिए बहुत सारा ऐसा बीज आ गया, ऐसा दवा आ गया, ऐसा चीज़ आ गया जिससे सही में वो फसल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान भी है ना, जो कि हमें दिख नहीं रहा। अब वैसे दिख भी रहा है ना। देखिए जितना ज़्यादा इसमें हानिकारक खाद बोल देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रासायनिक उर्वरक सब या दवा सब जो मिला रहे हैं मिट्टी में, उससे क्या हो रहा है कि मिट्टी प्रदूषित हो रहा है। उसके साथ वो जो केमिकल मिला रहे हैं वो केमिकल नीचे जा रहा है, पानी में जा रहा है, पानी खराब हो रहा है ना, जल खराब हो रहा है। और सिंचाई का बड़ा मशीन लगा दिया जाता है जिससे सिंचाई में पानी की जो है बर्बादी ज़्यादा हो रहा
है ना। तो पानी भी बर्बाद ज़्यादा हो रहा है, जिससे भौम जल स्तर यानी पीने का जो पानी है वो उसकी कमी हो जा रही है, या पानी प्रदूषण हो जा रहा है। जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, वायु प्रदूषण, हर तरह का प्रदूषण इसमें हो रहा है। और ये जो खाना हम लोग खा रहे हैं अभी, वो हाइब्रिड बीज द्वारा बना हुआ और उसमें अलग अलग तरह का केमिकल मिला हुआ, जिसके कारण क्या है कि इंसान में भी या जीव जंतु में जो भी खा रहा है उसमें भी तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही है ना। पहले देखते हैं इतना ज़्यादा बीमारी थोड़ी था, लेकिन अब खाने पीने का इससे बीमारी ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है ना। वही केमिकल उमिकल खा के, है ना, जो कि फसलों को ज़्यादा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और आदमी के अंदर अब वो पहले जैसा स्ट्रॉन्ग भी आदमी नहीं रहा है ना। तो ये सब हाइब्रिड के कारण, हाइब्रिड बीज खा करके, दवा खा करके, उर्वरक खा के है। तो रासायनिक पदार्थ का जितना ज़्यादा प्रयोग होगा, केमिकल का जितना ज़्यादा उपयोग होगा, नुकसान हो रहा है मिट्टी, पेड़ पौधा, जल जीवन सबका, जीव जंतु सबका, है ना। तो इसको भी थोड़ा सा देखभाल करने की आवश्यकता है पर्यावरण को, क्योंकि ये देखिए एक बार नष्ट हो जाए, जैसे मिट्टी पूरी तरह से अगर प्रदूषित हो जाए तो फिर से मिट्टी कहाँ से लाएगा। जल अगर नष्ट हो जाए तो कहाँ से ला सकते। तो ये सब एक ऐसा पदार्थ है, ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जो नष्ट हो जाए तो फिर इसको पुनर्जन्म यानी फिर से इसको बनाना, ये एक इंसान की बस की बात नहीं है। इसलिए हमें सोच समझ के कदम उठाने चाहिए, है ना। ज़रूरत से ज़्यादा वो सब चीज़ का प्रयोग ना करें जिससे कि पेड़ पौधा, मिट्टी, जल प्रदूषित हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर इन सब बातों पर ध्यान रखेंगे। देखते हैं आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। कितना 4 लंबा, अरे भाई बहुत लंबा रहता है, इसलिए सुस्त आ जाते हैं पढ़ते पढ़ते। चौथा पॉइंट है, पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है, यानी जमीन कैसा उसमें बटा हुआ उसको देखते हैं। आपने ये जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। देखिए हम अब तक जान चुके कि खेती करने के लिए भूमि की आवश्यकता है। भूमि नहीं रहेगा तो कहाँ खेती करेंगे, है ना। लेकिन दुर्भाग्यवश मैंने बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पालमपुर में जो है या कहीं भी जो लोग खेती करते हैं उन लोग के पास पर्याप्त भूमि ही नहीं रहता है। ठीक है, दूसरों के खेत में खेती करते, अपने पास पर्याप्त भूमि नहीं है। उसी तरह हाल है पालमपुर का। पालमपुर में 450 परिवारों में से 450 परिवार उसमें था, उसमें से 1/3 अर्थात 150 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांश दलित है। तो 450 में 150 के पास ज़मीनें नहीं है, ठीक है, जो कि दलित थे। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। ठीक है, तो बाकी 240 परिवार जो है उसके पास ज़मीन है लेकिन बहुत कम है, 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्र है ना। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवार को पर्याप्त आमदनी नहीं होती थी। इतना सारा 2 हेक्टेयर में खेती करेगा तो कितना आमदनी होगा, है ना। कुछ नहीं होगा, 3 पेट का अगर खाना मिल जाए वही काफ़ी है, और कुछ नहीं हो सकता है इससे। तो ये समस्या है ना ज़मीन भूमि का। 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। असिंचित माने बंजर भूमि था जहाँ खेती होती नहीं, सिंचाई की सुविधा नहीं था, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि को खेती करता था। 3 पुत्र की मदद से उस भूमि में खेती करता था। यद्यपि वो बहुत आराम से नहीं रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से उन्हें होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के कुछ पश्चात यह भूमि तीनों पुत्रों के बीच बंट गई। प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था। परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपने ज़मीन से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष के कुछ भाग
में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य ढूंढना पड़ता है। देखिए ये हाल होता ही है। देखिए ज़मीन है, जैसे बाप का ज़मीन था कितना हेक्टेयर था, 2.25 मैंने 2.25 हेक्टेयर। अब 3 को बेटा था तो 3 हिस्सा में बंट गया, तो बस छोटा ज़मीन हो गया है। इतना बड़का ज़मीन 3 हिस्सा में बांट दीजिए तो इतना हो गया। अब इतना बड़का ज़मीन में भी नहीं होता था सही से, तो फिर और 3 भाग हो गया, तो अब कहाँ से होगा, है ना। तो मतलब ज़मीन की कमी है खेती में, है ना। जैसे जैसे परिवार बढ़ रहा है, ज़मीन बंटवारा होते जा रहा है, छोटा छोटा टुकड़ा हो रहा है। अब घर बनाने के लिए नहीं मिल रहा है तो खेती के लिए कहाँ मिले। चित्र में आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़े को देख सकते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़ी आकार के प्लॉट है। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार है जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि में खेती करते हैं। कुछ बड़े किसान के पास 10 हेक्टेयर है, उससे अधिक भूमि है। तो लगभग बोल रहा 60 परिवार ऐसे है जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन में खेती करता है, और कुछ ऐसे भी किसान हैं जो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है जिसके पास, ठीक है। तो ये खेत दिख रहा है, ये खेत का चित्र दिया हुआ है। ये देखिए छोटा छोटा यहाँ पे देखिए छोटा छोटा प्लॉट है। देखिए थोड़ा सा बड़ा, यहाँ थोड़ा सा, किसी किसी का देखिए बड़ा बड़ा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है, और एक चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद कल देखेंगे। कि नहीं, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा लगता है वीडियो। एक 5वां नंबर देख लेते हैं, उसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? श्रम माने वही श्रमिक मजदूर। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन और का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है, मेहनत की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। तो आप किराया श्रमिक की व्यवस्था कौन करेगा? तो जैसे छोटा मोटा किसान जो है, हम लोग जैसे किसान तो अपने से कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो बड़ा किसान है, बहुत ज़्यादा खेत है, बड़ा या मंझला टाइप का किसान, मंझला साइज का, तो उन लोग को खेती के लिए मजदूर की ज़रूरत है ना। अपने से तो सबको नहीं कर सकते हैं, ठीक। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवार से आते हैं या बहुत छोटे प्लॉट की खेती करने वाले परिवार से। खेतों में काम करने के लिए श्रमिकों को उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता है। तो उसे श्रमिक है यानी काम करने मजदूर, तो वो लोग वैसे लोग रहते हैं जो कि जिसके पास या तो ज़मीन है खेती के लिए, या है भी तो थोड़ा बहुत है जिससे गुजारा नहीं होता है, और टाइम उसके पास है तो अब दूसरे यहाँ भी काम करके अपना गुजारा करते हैं। तो वैसे लोग फसल तो उगाते हैं, लेकिन फसल पर उसका अधिकार नहीं होता है, क्योंकि वो तो मजदूर है भाई, मजदूरी इसको मिल गया, काम खत्म। फसल उगा कि नहीं हुआ कि बर्बाद हुआ, उसको उससे क्या मतलब है ना। जैसा किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है, तो नगद मिल जाता है उन लोग को, है ना। खेती हो कि ना हो उन लोग कोई मतलब नहीं। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है, कभी कभी जो मजदूर है उसको भोजन भी मिल जाता है। बोला हाँ, हम लोग भी बुलाते हैं वैसे काम करने, तो नाश्ता उस्ता देते हैं, तो वैसे भोजन भी मिल जाता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई कटाई के लिए अलग अलग होती है। हाँ, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग मजदूर होता है। जैसे जोताई हो गया, या बनाना कोड़ाई उड़ाई का यानी कोड़ी कुदाल का काम है, तो उसको अलग लोग करते हैं, एक ग्रुप है, मतलब समझिए तो है। जैसे लड़का लोग ज़्यादातर करते हैं। और वहीं पे घास उस चुनना है तो उसके लिए औरत लोग को लगा देते हैं। काटना हो फसल उसल, तोड़ना हो, तो उसमें भी ज़्यादातर औरत लोग काम करती है, ठीक है। तो अलग अलग कार्य को अलग अलग जो भी जानता है उसको करता है ना। सबका बस का बात नहीं सब काम करना। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। रोजगार की अवधि में भिन्नता है। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो 2 दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं, या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। काम भी देखिए 2 तरह का रोजगार हम लोग होता है, या तो हाजिरी में, है ना, सांझ बिहान 2 सांझ कहते हैं, 2 संझा काम, तो उसका श्रम मजदूरी देना पड़ता है। या फिर देखिए बहुत को ठीक काम भी ले लेता है, चल इसके इतना से इतना इसको काटना है तो इसको हम ले लेते हैं,
या इतना से इतना दर बनाना है, कोनो करना है, जोतना है, तो ठेका में ले लेता है कि इतना लेंगे, है ना, और अपना 3-4 को लगा के कर देता है। डाला पालमपुर के दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। डाला एक है, कोई डाला टेम्पू नाम है आदमी का, वो बोल रहा है एक श्रमिक है, ठीक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपया निर्धारित किया है। 2017 में निर्धारित हुआ 300, अभी हमको लगता है बढ़ा है थोड़ा सा, 300 या 400 हुआ है, लेकिन डाला को मात्र 160 रुपये मिलते हैं। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने में सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतीहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से है। तो यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो सरकार है 2017 के हिसाब से 300 रुपया मजदूरी ये खेत में काम करने वालों का फिक्स किया है, 300 रुपया। लेकिन 300 रुपया जब था उस समय भी ये जो डाला एक है वो 160 पे ही काम कर देता था, 160 ही इसको मिलता था, क्योंकि इतना ज़्यादा श्रमिक थे, हो गए थे, और काम नहीं मिलने के कारण चलो जितना देगा 160 रुपया दो, हम तुम्हारा काम कर देंगे, इस तरह से करके और 160 रुपया में काम करना पड़ता था, है ना। क्योंकि अगला बोल देगा 160 में हम कर देंगे, तो फिर तुम 300 चिल्लाते रहो, करवा भी नहीं करेंगे, मजदूर का कमी है, इस तरह का हुआ है ना, और होता भी है ऐसा, है ना। लेकिन अब वैसा नहीं होता है, खास करके खेती काम का, खेती वाला में मिलवे नहीं करता है जल्दी, हम लोग बड़ा परेशान होता है। अभी बरसात आ रहा है, परेशान हो जाते, एक आदमी को 10 दिन कहने जाओ तब किसी तरह कर देगा, तो अब वैसा हाल नहीं है, अब ज़्यादा देना पड़ जाता है। 400 देने से भी कहते हैं ना, वो 500 देता है, 500 दीजिए तब जाएंगे। तो ये उस समय या पालमपुर का हाल हो सकता है, हम लोग का गांव का ऐसा हाल नहीं है। सीजन में मिलता ही नहीं, बरसात में जैसे मिलता ही नहीं, 3-4 दिन बहुत तेल लगाना पड़ता है, वो भी कहेगा हम ठेका में लेंगे, हाजिरी में नहीं करेंगे। और जहाँ पे एक दिन का काम होगा ना, उसको 1000 ले लेगा सीधे, तब काम करता है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, अरे कभी तो अब सीजन आता है उन लोग का भी है। तो ये दोनों बहुत निर्धन व्यक्ति थे ना, डाला और रामकली, दोनों चर्चा कर रहे थे, तो करे बुआ ऐसा होता है क्या, है ना। तो हमको लगता है इस चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए 5 को चर्चा आज देखते हैं, उसी के लिए उसके बाद पूंजी देखेंगे, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, उसके बाद और भी है, बहुत लंबा चैप्टर है। तो इतने समझते नहीं, एक बार पूरा पढ़ाएंगे तो हम नींद आ जाइएगा कि क्या नहीं है। चलिए लगभग 1 घंटा होने को जा रहा है, तो इतना ज़्यादा एक बार में एक चैप्टर कंप्लीट कराना सोशल साइंस का चैप्टर को इतना आसान नहीं है ना। इसीलिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर के। समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट और शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि बहुत से ज़्यादा आदमी लोग जुड़े, ताकि हमको भी बेस लगे और लगातार वीडियो आपको देते रहें, ठीक है। तो चलिए जल्दी अगर वीडियो पाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा समझ में आया कि नहीं ना। क्या सोशल साइंस आप लोग का कमेंट आने के कारण कर रहे हैं मजबूरी में, ऐसे हम है टीचर मैथ और साइंस का, है ना, लेकिन सोशल साइंस भी का है, इसमें जो लिखा हुआ है उसको ना पढ़ाना है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाएगा। और समझ में आ रहा होगा, कमेंट करिएगा, कोशिश करेंगे और अच्छे से समझाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।